अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टॉरिक एजुकेशन, क्रिएटिंग पैशन टू लर्न। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ परसेंटेज, और परसेंटेज को हम कुछ क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन्स। द क्वेश्चन सेज द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ reduced by 10% and the sale of the book is increased by 15%. Find the net effect on revenue. चलिए हम पहले इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो लेट्स एज्यूम द ओल्ड प्राइस टू बी समथिंग लाइक 100. लेट द ओल्ड प्राइस बी 100. हमने एज्यूम कर लिया कि ओल्ड प्राइस 100 है, लेकिन हमें नहीं पता कि ओल्ड सेल क्या थी, सो वी विल ऑल्सो एज्यूम द ओल्ड सेल टू बी 100. लेट द ओल्ड selling number is equal to 100 also. ओके, सो हमने एज्यूम किया कि ओल्ड प्राइस 100 है और हमने एज्यूम किया कि ओल्ड सेलिंग नंबर 100 है। इसके बाद व्हाट वी हैव टू फाइंड, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ओल्ड रेवेन्यू, क्योंकि हमें क्या देखना है लास्ट में, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। सो वी विल ट्राई टू फाइंड द ओल्ड रेवेन्यू। ओल्ड रेवेन्यू किसके बराबर होगा? ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड सेलिंग नंबर या ओल्ड सेल. So total old revenue will be equal to 100 multiplied by 100, and that is equal to 10,000. तो हमने यहाँ पे देख लिया कि पुराना रेवेन्यू क्या था। नाउ हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि न्यू रेवेन्यू कितना होगा, एंड लास्ट पे हम देखेंगे इफ़ेक्ट कितना आया, टोटल चेंज कितनी आई। सो वी विल राइट द न्यू प्राइस. न्यू प्राइस इज 10% reduced. तो न्यू प्राइस is equal to 100 minus 10% of 100, which is equal to 100 और 100 कटा, 100 minus 10 90. ओके, तो अब हम देखेंगे न्यू सेलिंग नंबर. न्यू सेल क्या होगी? न्यू सेल कितनी है? देखिए, पुरानी सेल 100 थी तो न्यू सेल 15 बढ़ती है, तो न्यू सेलिंग नंबर ऑफ बुक्स विल बी इक्वल टू 100 प्लस 15% ऑफ 100. 15 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100. 100 और 100 कटा, 15 प्लस 100 इज इक्वल टू 115. ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि न्यू रेवेन्यू कितना होगा. न्यू रेवेन्यू इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाई 115. तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 0 0 सीधे, 9 5 आर 45, 5 और 4 कैरी, 9 1 are 9, 9 और 4 13, 1 carry, 9 1 are 9 और 1 10. So we have got the new revenue as 10350, and जो हमारा पुराना रेवेन्यू था that was 10,000. So चेंज क्या आई? नेट चेंज will be equal to 10350 minus 10,000 divided by 10,000. क्योंकि चेंज हमेशा क्या होती है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू. क्योंकि हम चेंज पुराने पे ही देखते हैं, तो इसलिए डिवाइड में ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है. पर 100 हम देख रहे हैं कि चेंज कितनी होगी. तो 0 0 कटा और आंसर मिला मुझे 350 डिवाइड बाई 100, विच इज़ इक्वल टू 3.5%. तो हमने देखा कि हम नॉर्मली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो वी आर गोइंग टू लर्न सम कॉन्सेप्ट्स ताकि हम अपना टाइम बचा सकें, और सेम कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई करेंगे द सेम क्वेश्चन में ऑन द राइट हैंड साइड. देखिए, जैसा हमने अभी एक क्वेश्चन देखा, मोस्टली हमारे पास एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्या क्वेश्चंस में आपको 2 परसेंटेजेस गिवन होंगी, एक बढ़ रही होगी, एक कम हो रही होगी, या दोनों बढ़ रहे होंगे या दोनों कम हो रहे होंगे.
तो मैं कहूँगा कि एक परसेंटेज को मैं ए से डिनोट करता हूँ और दूसरी परसेंटेज को मैं बी से डिनोट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोनों परसेंटेजेस बढ़ रही हैं, ए भी बढ़ रही है, बी भी बढ़ रही है, तो क्या होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। ए उनका जो नेट है, नेट वैल्यू या नेट चेंज वो बराबर है ए प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। कब होगा ये? जब दोनों ए बी और बी बी बढ़ रहे होंगे। ए बी प्लस हो रहा होगा और बी बी प्लस हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अब अगर ए प्लस हो रहा है और बी माइनस हो रहा है, मतलब ए ज़्यादा हो रहा है और बी कम हो रहा है, उस केस में क्या होगा? ए तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। माइनस ए बी क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनस ए बी, ठीक है। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं, अब ए कम हो रहा है और बी बढ़ रहा है। ए इज़ रिड्यूसिंग, बी इज़ इंक्रीजिंग। थर्ड, ए अगर माइनस है तो माइनस ए यहाँ से बी प्लस बी फिर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये कब? जब ए कम हो रहा है और बी बढ़ रहा है। अब अगर दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, तो क्या होगा? ए बी माइनस बी बी माइनस, लेकिन उनका प्रोडक्ट प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कौन सा केस फॉलो हो रहा है। देखिए पहले उसमें सब्ट्रैक्ट मतलब कम हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, प्राइस कम हो रहा था, तो थर्ड वाला केस देखिए, कम हो रहा था पहले, फिर उसके बाद सेल बढ़ रही थी तो प्लस हो रहा था, तो ये वाला केस हम फॉलो करेंगे, ठीक है। कितना था पहले हमें गिवन? पहले 10% रिड्यूस हो रहा था प्राइस, उसकी वजह से 15% इंक्रीज़ हो रहा था। क्या हो रहा था? इंक्रीज सेल। तो नेट प्रोडक्ट या नेट इफ़ेक्ट क्या आएगा रेवेन्यू पे? क्या आएगा वो? -10 + 15 माइनस 10 15 आर 150 डिवाइडेड बाई 100। ओके, चलिए 10 -10 और माइनस प्लस 15 इज +10 माइनस 1.5 विच इज़ इक्वल टू 3.5। तो आप याद कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि हमें अभी 3.5% आया था और हमने बहुत सारा रफ वर्क उस टाइम किया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइंस में हमने आंसर निकाल दिया 3.5%। इसका मतलब है कि हमने सेम क्वेश्चन जिसको हमने अभी 2 पेजेस में सॉल्व किया, उसको 2 लाइंस में सॉल्व किया। अब एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कैसे करें? देखिए पहले 5% इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 8% इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो कौन सा वाला रूल लगेगा? पहला वाला रूल लगेगा। क्या रूल? नहीं बोलेंगे हम, पहला वाला केस बन रहा है हमारा, तो क्या होगा उस टाइम जब दोनों प्लस हो रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? 5 + 8 + 5 8 40 5 8 40 बाई 100, तो कितना बना? 5 + 8 13 और प्लस 0.4, 13 + 0.4 जो कि आएगा 13.4। देखिए इस क्वेश्चन को हमने जस्ट कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर निकल के आया 13.4%। अब अगर मुझे देखना है कि इसी क्वेश्चन को मैं अगर मुझे ये नॉर्मली करना होता तो मैं कैसे करता? मैं एज्यूम करता कि लेट द लेंथ बी x, मैं एज्यूम करता कि लेंथ मेरी x है और ब्रेड्थ y है, तब एरिया क्या आता? xy आता। क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। अब अगर 5% इंक्रीज़ हो रही है लेंथ, तो कितनी बनेगी वो? 1.05x। और अगर 8% इंक्रीज़ हो रही है ब्रेड्थ, तो कितनी बनेगी? 1.08y। 1.08y। इसके बाद एरिया कितना आएगा फिर? 1.05 इंटू 1.08 अगर मैं करूँ तो ये निकल के आएगा 1.34xy।
आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो XY और 1.34 XY है, इसमें 13.4% की चेंज है या इंक्रीज़ है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। A mixture of sand and water contains 20% of sand by weight of a 12 kg of water is evaporated and the mixture now contains 30% sand. Find original weight. क्या दे के हमें यहाँ पे दे के है सैंड और वाटर। चलिए सैंड और वाटर का रेशो क्या है, पहले सैंड इज टू वाटर, पहले कितना सैंड है 20% और फिर उसके बाद कितना बचा वाटर 80। सेकंड केस में जब मैं 12 kg वाटर इवापोरेट करता हूँ तो सैंड कितनी बचती है 30%, तो वाटर कितना होगा 70%, 30 इज टू 70। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि देखिए जब मैं इवापोरेशन करता हूँ तो क्या मेरी सैंड कम होगी, नहीं होगी, क्या ज़्यादा होगी, नहीं होगी। अगर कुछ कम होगा तो वो वाटर होगा, है ना। यहाँ पे कम हो रहा है वाटर और अब देख सकते हैं कि सैंड 20 से 30 बन गया। ये कैसे हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल? नो। क्यों? क्योंकि सैंड 20 अगर पहले है तो 20 ही होनी चाहिए, लेकिन ये 30 बन गया। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सैंड को सेम करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। वो कैसे होगा, हम 20 और 30 का एलसीएम देखते हैं, वो 60 आता है, तो हम इसको 60 बनाने की कोशिश करेंगे। 60 कैसे बनेगा, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, और 3 तो खाली 20 को नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि वो इम्बैलेंस हो जाएगी, तो 3 हमें 80 को भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। कितना बनेगा 300, 3 8 24। इसके बाद 30 को भी मुझे क्या बनाना है 60। कैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, 32 ज़ार 60। 2 खाली 30 को मल्टीप्लाई नहीं होगा, 70 को भी होगा, तो 70 को जब मल्टीप्लाई होगा 2 तो क्या बनेगा 60 इज टू 140। ठीक है, यहाँ तक देखिए 60 जो था ऊपर भी आया और नीचे भी आया, मतलब सैंड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी है। और अगर मैं वाटर को देखूं, वाटर पहले कितना था 240, अब कितना बचा 140, मतलब कुछ कम हो गया। और हमने इवापोरेट भी किया 12 kg, तो कुछ कम होना चाहिए था। अब मैं ये सारे ज़ीरो काट देता हूँ, तो नया रेशो क्या बनेगा मुझे 6:24 और 6:14। ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि 6 मेरा कांस्टेंट है दोनों साइड से, लेकिन 24 बन जाता है 14। 10 की डिफरेंस आ रही है यहाँ पे। 10 की डिफरेंस क्या मतलब जो मैंने 12 kg वाटर इवापोरेट किया उसकी वजह से 10 यूनिट्स कम हो रहे हैं रेशियो में। मेरे कहने का मतलब है कि जो 10 है रेशियो के 10 हिस्से इज इक्वल टू 12 ऑफ द ओरिजिनल, है ना। तो रेशियो का एक कितना होगा, इट इज इक्वल टू 12/10, 12/10 विच इज इक्वल टू 1.2। ओके, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 10 जो है ना वो असल में क्या है 12 इन ओरिजिनल। 10 तो वो रेशियो में कम हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कितना कम हुआ 12। तो एक कितना होगा, रेशियो का एक कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 1.2। अब हम देखेंगे कि टोटल वेट क्या था ओरिजिनल मिक्सचर का। 6:24 था रेशियो में, मतलब है रेशियो में, इसका टोटल कितना बनेगा 6 + 24 30। लेकिन ये क्या है रेशियो में टोटल, हमें नहीं रेशियो चाहिए, हमें क्या चाहिए ओरिजिनल। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.2 से, ठीक है, वो बनेगा 36 kg। ये तो था नॉर्मल वे, नॉर्मल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड जो हम इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम कुछ ऐसा मेथड देखेंगे, कोई ऐसी टेक्निक देखेंगे जिससे हम इसी सेम क्वेश्चन को जस्ट फ्यू सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ कॉन्सेप्ट एक साइड से और फिर बाद में हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि ओल्ड सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड परसेंटेज, old solution multiplied by old percentage is equal to new solution multiplied by new percentage। old solution और new solution, old और new की क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन करता है, और old परसेंटेज और न्यू परसेंटेज किसी एक चीज़ की जो फिक्स है, जो पुराने में भी और नए में भी फिक्स है, उसकी परसेंटेज डिफाइन करता है, उसकी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करता है। चलिए पुराने की हम अगर हम माने कि पुराने सोल्यूशन की क्वांटिटी P थी
और पुराने सोल्यूशन और नए सोल्यूशन में मुझे बोलिए फिक्स क्या था, फिक्स तो सैंड था ना, पुराने में भी क्या था, सैंड सेम, नए में भी सैंड सेम, तो मैं बोलूँगा पुराने में 20% था सैंड और नए में 30% था सैंड। लेकिन मुझे आप एक चीज़ बोलिए, अगर पुराने का वेट P था तो नए का कितना वेट होगा? सर 12 kg तो हमने उड़ा दिए थे, तो 12 तो माइनस होगा ना P से, P माइनस 12 मैं सीधे सीधे लिख दूंगा। ओके, नाउ P इंटू 2, देखिए मैं यहाँ पे 0 0 और परसेंटेज काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो नीचे क्या बचा, P इंटू 2 इज इक्वल टू P माइनस 12 इंटू 3, 2P P इंटू 2 इज इक्वल टू 2P इज इक्वल टू 3P माइनस 36, 2P 3P को हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, माइनस 3P, 2P माइनस 3P इज इक्वल टू माइनस 36, और P क्या निकलेगा फिर 36 प्लस 36। अगर आप देखें हमने पहले भी 36 निकाला और हमने इस टाइम भी 36 ही निकाला, और फ़र्क क्या है, फ़र्क यही है कि पहले हमने 1 मिनट से ज़्यादा टाइम दिया, लगभग 2 मिनट के आसपास दिए, और उसके बाद हमने अभी जस्ट कुछ सेकंड्स देके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन सेकंड वाला मेथड यूज़ करने से ऑब्वियसली कुछ टाइम बचता ही है, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। तो अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क, आप प्लीज़ ये ट्राई कीजिए, और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस सेम क्वेश्चन का मैं आंसर लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर इन चारों कॉन्सेप्ट्स पे हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।